फिट भी होंगे। बहुत खूबसूरत मौसम शुरू हो गया है। जैसे सावन में कहते हैं कल महाशिवरात्रि थी, तो आज भी टेम्परेचर ठीक ठाक सा है। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक भारत के लिए ये वाला जो मौसम है ये बढ़िया रहेगा और अच्छी फसलें इस बार के किसानों को मिल जाएंगी, क्योंकि ये साल वैसे ही बड़ा नेगेटिव सा था, बहुत सारी चीज़ें गलत गड़बड़ की रही। पर उम्मीद करते हैं अगर बारिश अच्छी रही तो धान की खेती बढ़िया रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं जाके फाइनली जाके कुछ फायदा इकोनॉमी को शायद हो जाए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, मध्यकाल। मध्यकाल की स्टार्टिंग हमने कर ली थी और लगभग एक हफ्ते की क्लासेस भी हो चुकी हैं। इस मध्यकाल में मैंने आपको जो पढ़ाना स्टार्ट किया था, याद करो हमने एक पुरानी कहानी पढ़ी थी, उस कहानी से हम दिल्ली सल्तनत तक अपना टॉपिक ले आए थे। 2 मिनट का रिवीजन के साथ आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मध्यकाल कब से कब तक है। 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी से 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी, मतलब 700 प्लस करते ही, जैसे 712 में हमारे ऊपर पहली बार एक अरबी आक्रमण हुआ था। मुस्लिम कम्युनिटी का इससे पहले इंडिया के आसपास राज नहीं था, लेकिन पहला मुसलमान जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम था। इनके पिताजी के बारे में बताया था, इनके बाप दादाओं के बारे में, फिर इनकी शादी जिनसे हुई, वो सारी बातें आपको याद होंगी। मोहम्मद बिन कासिम का अटैक पहला, राजा दाहिर, फिर कैसे जौहर की प्रथा, जयसिंह उसका बेटा, कैसे वो जीते जीते इंडिया तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा इंडिया में एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो सिंध के प्रांत से ही वापस लौट गए थे। तो प्रॉपर जिसको भारत कहते हैं वहां नहीं, लेकिन फिर भी भारत पर पहला आक्रमण माना जाता है। और हमने देखा था कि किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ और एक नई कम्युनिटी धरती पर हमने देखी जो अब इस धर्म को मानने लगे थे, जो मुस्लिम कहलाए। मुस्लिम कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और महज 100 सालों में इंडिया तक उनकी जड़ें जो थी, जो कभी मक्का मदीना में शुरुआत हुई थी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद से, ये माना गया था ना कि उन्हें ही ज्ञान मिला था हीरा नामक गुफा में, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया, जैसा महावीर स्वामी ने किया। तो इस तरह करके वो धर्म फैलता गया। और ये जो कहानी है इस्लाम धर्म की, ये 610 ईस्वी की है, याद करनी है हमें ये चीज। और यहाँ से बढ़ते 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 महज 100 साल में 711 में, लेकिन वो सफल नहीं मानते तो 712 मान लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे ऊपर अटैक किया। ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसको आप अरबी आक्रमणकारी भी कहते हैं, क्योंकि अरबी और तुर्की 2 अलग अलग कम्युनिटी हैं। शिया सुन्नी का मतभेद मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। मध्यकाल में हमारे पर धीरे धीरे अटैक होने स्टार्ट हुए। और एग्जैक्ट अगर बात करें तो 2 बहुत बड़े नाम हैं। एक महमूद गजनवी, जिसका टारगेट था इंडिया से धन लूटना, जिसने हमारे ऊपर 27 सालों में 17 बार आक्रमण किए, 1000 से लेकर 1027 तक, क्योंकि जिंदा ही 1030 तक रहे, हमारे भारत पर 17 बड़े आक्रमण किए। जिनमें से कुछ के नाम मैंने आपको, राजाओं के नाम याद होगा आपको, जयपाल, राज्यपाल, विद्याधर, ये सब बताया था, भीम फर्स्ट, तो वो बड़े आक्रमण थे। फिर गजनवी का टारगेट कभी भी इंडिया में बसना नहीं था। गजनवी का मेन टारगेट था इंडिया, क्योंकि सोने की चिड़िया थी, तो यहाँ से धन लूटना। और ये बेहद बहुत ज्यादा यहाँ से सोने की मुद्राएं और बड़ी बड़ी आदमकद की भगवानों की मूर्तियां ले गया, जो कि इसने अपने शहर गजनी पड़ता है आज के अफगानिस्तान के इलाके में, यहाँ पे अपनी मस्जिदों में और इस तरह से इसने खूब एक मान लीजिए पूरे शहर को अमीर बना दिया। लेकिन इंडिया पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया वास्तव में सोने की चिड़िया था, हम फिर से उभर गए। ये पहला आदमी था जिसने कि इंडिया को बढ़िया तरीके से लूट के उस टाइम पे अपने देश में संपत्ति ले गया। इसके बाद एक आदमी आया था मोहम्मद गौरी। ये गौरी क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके बड़े भाई ने, बताया था ना मैंने, गौर नाम का एक स्वतंत्र अपना राज्य बना लिया था गजनी से 200 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये 100-150 साल के बाद एक आदमी आता है मोहम्मद गौरी, और इसका टारगेट था धन लूटना प्लस अपने साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि इसका जो एरिया था वो बहुत छोटा था। तो इंडिया जैसी टेरिटरी अगर मुफ्त में मिल रही है तो क्यों ना इसको अपने अंडर ले लिया जाए। भाई जो धरती सोना उगलती है, अगर उसके मालिक बन सकते हैं तो क्यों ना बन जाएं। ये मोहम्मद गौरी ने टारगेट बनाया और इसीलिए ये इंडिया को आता रहा और जीतता रहा। और महज धन ले जाना इसका टारगेट नहीं था, यहाँ अपने गुलामों को अपना हेड बनाता रहा, अपने एरियाज जैसे जैसे जीतता गया ना, अपने गुलामों को उनकी केयर टेकिंग का काम सौंपता चला गया। और मैंने बताया था मोहम्मद गौरी के कैसे कैसे अटैक हुए। लेकिन ये मत समझना कि इंडिया कोई बेवकूफ देश था, क्योंकि इंडिया ने भी जवाबी कार्यवाही की। और याद करो 1178 में हमारे उस यंग बने राजा की विधवा मां नायिका देवी ने कैसे माउंट आबू की पहाड़ियों में इतने बड़े नाम को हराया था, मोहम्मद गौरी को। फिर कैसे भीम सेकंड, मैंने बताया था पूरा किस्सा वो। फिर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कामयाब होता गया और धीरे धीरे करके मोहम्मद गौरी के एरिया में इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा पड़ता चला गया। जैसे ये मान लीजिए अफगानिस्तान के पास से आते थे तो इनका टारगेट था उस टाइम का पाकिस्तान और फिर सीधा इंडिया, तब ये इंडिया ही था। तो सिंध, मुल्तान, फिर धीरे धीरे पंजाब, फिर यहाँ दिल्ली, अजमेर, बंगाल, इस टेरिटरी में ये खूब आके और अपना पैसे भी लूटते और यहाँ के मालिक भी बना दिए। इसका कोई बेटा तो था नहीं मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी से किसी ने पूछा कि भाई इतने पैसों का इतने टेरिटरी का करोगे क्या? तो इसने कहा राजाओं के तो बेटे होते हैं 2-4, मेरे तो हजारों गुलाम हैं और ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसके 3 खास आदमी थे जो कि इसकी संपत्ति के मालिक बने। इनमें सबसे पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, एक इसका गुलाम था यलदौज और एक इसका गुलाम था कुबाचा। मैंने यलदौज और कुबाचा का नाम लिया था, एग्जैक्टली इनके बारे में आज बातचीत करेंगे, क्योंकि आज इनके खात्मे तक की बात पढ़ेंगे। ऐबक को दिल्ली, अजमेर और लाहौर का इलाका, यानी काफी बड़ी टेरिटरी। और जो ये यलदौज है इसके पास गजनी था, क्योंकि गजनी में बाद में वो एक्सपायर हो गया ना गौरी। और कुबाचा जो देख रहे हो ये इसी के आसपास का एरिया, जो हमसे लगता एरिया है ना, सिंध, मुल्तान, यानी ये मान लो दिल्ली वाला, पंजाब और दिल्ली अजमेर वाला, ये मान लो पाकिस्तान के आसपास का, क्योंकि सिंध मुल्तान इसी में आएंगे। और यलदौज मान लीजिए अपने ही इलाके का, यानी गौर का, गजनी के पास पड़ता है गौर। तो ये 3 इसके लड़के के समान काम कर रहे हैं, इसके अगली पीढ़ी को संभालने वाले, क्योंकि उसका अपना कोई खुद का बेटा नहीं है, लेकिन टेरिटरी का बहुत बड़ी का मालिक बन गया। एक छोटा सा नाम है बख्तियार खिलजी, जो मैंने कई बार आपके सामने रखा। बख्तियार
खिलजी। ये कौन है? ये एक ऐसा सिपाही है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया और हजारों साल की एक धरोहर को, एक ऐसी बेशकीमती संपत्ति को जिसकी कीमत ना लग सके, वो किताबें, हैंड रिटन किताबें, पांडुलिपियों को इस मूर्ख आदमी ने जलाकर सब खत्म कर दिया। क्या पता कितनी कीमती किताब थी, कितनी कीमती नॉलेज थी। किताब की कीमत आज शायद ना हो, क्योंकि आज एक जैसी लाखों, हजारों, करोड़ों किताबें निकल सकती हैं सेकंड्स में, लेकिन इस टाइम में जब इसने ये सब गड़बड़ की ना, हमारी वो यूनिवर्सिटी जलाई, तब एक एक किताब लिखने में कई कई 100 साल लग जाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि किताब लिखनी किसी ने स्टार्ट की और एंड किसी ने किया। याद है ना, संगम साहित्य पढ़ाया था कि कैसे हजारों साल लग गए, 300 पुराने साल, 600 साल लगातार, राजा बदले, कवि बदले, लेखक बदले, लेकिन किताबें लगातार लिखते चले गए। तो उस इतिहास को पढ़ के ही तो हमें पता चला कि हम कितने रिच थे, कितने समृद्ध थे, कितनी समृद्ध हमारी परंपरा थी, विरासत थी। ये सब बातें हमें इन किताबों से पता चली। तो सोचो, इसने हजारों लाखों किताबें जो जलाई, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जला दी, तो इसने कितना बड़ा नुकसान। वो लिखते हैं ना कि हजारों सालों की जो इकट्ठी की गई ज्ञान की संचित संपत्ति थी, वो इसने माचिस की तीली लगा के फूक दी। इतना मूर्ख आदमी था, लेकिन इसका भी नुकसान हुआ। बाद में इसी के सरदार ने इसकी भी हत्या कर दी। तो ये खिलजियों की हत्या, और ये सब बंगाल के आसपास का इलाका है। चलिए वापस आते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को, जब ये एक्सपायर हो गया, मर गया, मोहम्मद गौरी तो क्या मरा, इसको मार डाला था ना, खोखर जाति के जो जाट थे उन्होंने मार डाला। तो ऐबक जो था ना, इसने अपनी वही टेरिटरी अपने पास रखी। मैं हूं यहाँ का मालिक, कहाँ का? दिल्ली का, अजमेर का, दिल्ली से लगते इलाके का, और लाहौर तक मेरे पास है। तो अभी मान लीजिए दिल्ली, अजमेर यानी राजस्थान, पंजाब और लाहौर तक की टेरिटरी पर कौन राजा बन के बैठ गया? ऐबक। लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में थैंकफुल था गौरी के, इसलिए देखो कभी सुल्तान नहीं कहा। अपनी उपाधि याद है, मलिक और सिपह सालार। यलदौज चला गया वापस जहां से आए थे, यानी गौर के इलाके में, अफगानिस्तान में। और कुबाचा ने कहा भाई मेरा इलाका तो वो है जिसका मुझे मालिक बनाया, किसका? मुल्तान और सिंध का मालिक। तो ये इलाके यानी पाकिस्तान पे कुबाचा बैठ गया, भारत पर ऐबक, भारत के उत्तरी हिस्से पर यलदौज चला गया गौर। तीनों सही काम कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति मन में थोड़ा सा डर था, क्योंकि तब ये ट्रेंड था कि किसी एक को मार दो, उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी। याद है आप लोगों को हमने पढ़ा था गुप्तोत्तर काल में, हर्षवर्धन, और देखो वो देवगुप्त पढ़ा था, शशांक पढ़ा था, वो पूरी बेल्ट कैसे हर्ष ने अपने अंडर की थी। तो तब भी यही तो चल रहा है, ये हमेशा से चलता है, आज भी ऐसा ही है। आज भी ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी में कौन लीडर है, किस पार्टी को तोड़ा जा सकता है, किसको खत्म किया जा सकता है। राजनीति कभी से खराब थी, तो पॉलिटिक्स यहाँ भी ऐसी ही चल रही थी। अपनी अपनी टेरिटरी में खुश नहीं थे, और पैसा चाहिए, और एरिया चाहिए, गुलाम है लेकिन राजा बनने की इच्छा। तो ऐबक अपनी दिल्ली को संभाल के बैठा है, लेकिन उसको डर है यलदौज और कुबाचा का। और ऐबक ने क्या किया, अपनी टेरिटरी दिल्ली में सल्तनत तो चला दी, लेकिन अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं घोषित किया, और ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की। अपने आप को कहता था मलिक और सिपह सालार। ये उपाधि इसको किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने कहा था कि तू मलिक है और तू सिपह सालार है, यानी सिपाहियों का हेड। तो इन्हीं से राज करता रहा ऐबक, और राजा सुल्तान बन गया 1206 में। 1208 में मुक्ति पत्र हासिल किया इस मोहम्मद गौरी के बड़े भाई से कि ऐसे ऐसे मैं आपके छोटे भाई का गुलाम था और अब आप मुझे दास्ता से मुक्ति दे दो। बहुत बढ़िया आदमी था, लाखों रुपए बख्शीश, भाई बढ़िया किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी के लिए लाखों रुपए बख्शीश देता, हाथियों का दान करता और रुपयों का दान करता। और कहते हैं कि कोई भी आदमी जाता कि मेरी बेटी की शादी है तो उसको ये जी भर के, जैसे हमारे यहाँ ना कन्यादान टाइप में, इस तरह बहुत सारी चीजें बेशकीमती उपहार देता। तो ठीक ठाक आदमी था, सही काम कर गया ऐबक, लेकिन कभी भी दिल्ली नहीं रहा, राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। आता था घूमने, राजधानी बना के बैठा रहा लाहौर। ना किसी से परमिशन ली कि मैं राज कर लूं, बस ऐसे ही थोड़ा डर के कि पता नहीं राज करने देंगे कि नहीं देंगे, कहीं कोई मेरे एंटी हो जाए, भारत का ही आदमी, भारत का ही राजा, या क्या पता यलदौज कुबाचा ही मेरे ऊपर अटैक कर दे। तो डरते जैसे तैसे 4 साल इसके कट गए। 1210 में इसने इन 4 सालों में कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था। पूरी नहीं हुई थी, एक मंजिल बनी थी। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था, और इसने आसपास की टेरिटरी में ये मान लो थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करवा दिया। लेकिन 4 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, तो कोई बहुत बड़ा इसका नाम नहीं है। बस इतना याद रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा है, पहला सुल्तान है, लेकिन सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, गुलाम है, इसलिए जिस वंश की शुरुआत की वो भी गुलाम वंश कहलाया। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम ऐबक की डेथ से आगे बढ़ेंगे। तो पहला नाम जो हमने गुलाम वंश में पढ़ा, ये पढ़ा हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने कब से कब राज किया? 1206 से 1210। अब अचानक से एक दिन खेल रहा था, घोड़े पे बैठा हुआ था, पोलो टाइप का गेम था, और खेलते खेलते घोड़े से जैसे बैठ के स्टिक से एक बॉल को मारना होता था, तो ऐसे खेलते खेलते वो झुकाव ज्यादा हो गया, एज हो ही रहा था, तो बॉडी कंट्रोल में नहीं आ पाई, और घोड़ा क्योंकि भाग रहा था तो वो गिरा, और कोई ऐसी चोट लगी कि वहीं इसकी डेथ हो गई। तो घोड़े से गिरकर किसकी मौत हुई है? ऐबक की, जो कहने को सुल्तान है पर असलियत में सुल्तान नहीं है, बस पहला शासक है, क्योंकि इसने उपाधि धारण नहीं की थी। नहीं इसने ये कहा कि मैं राजा हूं, माना ही नहीं अपने आप को राजा। इसकी डेथ के बाद इसका एक बेटा था, इसका बेटा, लेकिन वो उतना लायक नहीं था, बना राजा 2-3 महीने में ही। फिर देखा कि यार लायक नहीं है, आराम शाह नाम था उसका, आराम फरमाता रहता था, काम करता नहीं था। तो जो अमीर थे, जो उस टाइम के अमीर लोग थे, इन्होंने कहा इसको हटाओ, ये लायक नहीं है, क्योंकि राजा की लायकियत बहुत मैटर करती है, तभी तो राजपाट चलेगा। और उसको हटा के ऐबक का दामाद था, जिसका नाम था इल्तुतमिश, इसको अमीरों ने सुल्तान बना दिया कि भाई ये राज करेगा। ये ऐबक का दामाद भी और ऐबक का गुलाम भी है। मैंने आपको बताया था ना कैसे ऐबक ने भी पहले गुलाम था, फिर कैसे अपनी बहन की शादी कर दी थी कुबाचा के साथ, यलदौज की बेटी से शादी कर ली थी, अपनी बेटी की शादी कर दी थी इल्तुतमिश के साथ। ये जो इल्तुतमिश है ना, कहते हैं बचपन में जब ये पैदा हुआ तो बहुत सुंदर था, इसकी शक्लो सूरत डील डॉल बहुत बढ़िया था। इसके पिताजी इसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिताजी यंग एज में चल बसे। तो पिताजी के मरने के बाद भाई चिढ़ते थे, तो भाइयों ने इसको बेच दिया। उस टाइम पे गुलामों की मंडी लगती थी, इसको जाके गुलामों के बच्चा था ये, इसको बेच दिया। तो बेच के उसके कहीं खरीदा, कहीं बेचा, कहीं खरीदा, कहीं बेचा। कहते हैं इसको एक बार मंडी में से गौरी ने भी इसकी बोली लगाई थी 1000 रुपए। उस टाइम जीतल हुआ करता था, इसने चलाया था जीतल टका, जो भी रही होगी करेंसी, हम रुपए सोच के पढ़ लेते हैं कि 1000 रुपए इसकी कीमत लगाई मंडी में।
लेकिन जिसके पास ये था, जिसका गुलाम, उसने कभी इतने में नहीं बेचूंगा। तो फाइनली जाके गौरी नहीं खरीद पाया था इल्तुतमिश को। बहुत बाद में जाते जाते गौरी के 3 गुलाम थे ना, कौन कौन, ऐबक, यल्दौज, कुबाचा। तो इल्तुतमिश को खरीदना चाहता था, और हो सकता है अगर इसको खरीद लेता तो बहुत लायक लड़का था ऐबक से बहुत ज्यादा, लेकिन इसको खरीद नहीं पाया। बाद में जब ऐबक थोड़ा सा सुप्रीम पावर ऐबक के हाथ में आई, तो मंडी में जैसे हमेशा खरीदा बेचा जाता था इल्तुतमिश को खरीद लिया मंडी से। किसने? इस गुलाम ने। कितनी अजीब बात है देखो, ये खुद गुलाम है ऐबक। किसका गुलाम है? गौरी का। गौरी ने कभी इसको भी खरीदा था, याद होगा ना, एक काजी के पास था, मीठी कुरान पढ़ता था, ये भी खरीदा बेचा गया। ऐसे ही कभी खरीदा बेचा जा रहा था इल्तुतमिश बहुत सारे मार्केट्स में। किसी ने खरीदा 2 साल रखा, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया। तो ऐसे ही इल्तुतमिश को भी गौरी खरीदना चाहता था, 1000 रुपए कीमत लगाई थी, लेकिन उसने बेचा नहीं जिसके पास ये गुलाम था। बाद में जाके इसको खरीद लिया ऐबक ने। 1 लाख उस टाइम की मुद्रा जितनी भी रही होगी, तो उसमें खरीदा। अब तुम खुद देखो, ये सुंदर था, स्मार्ट था, एक्टिव था, इंटेलिजेंट था, तो इसकी 1000 कीमत कम दिखती होगी, इसलिए बेचा नहीं गौरी को। लेकिन बाद में जाके किसने खरीद लिया? इल्तुतमिश को, ऐबक ने। इसलिए कहा जाता है ये गुलाम का गुलाम है। देखो कितनी बड़ी बात है, गुलाम का गुलाम, कि ये स्लेव का स्लेव है। कौन है यहाँ गुलाम? ये गुलाम है ऐबक, और इसका गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। ये किस किस के गुलाम है, समझ में आ रहा है? ये दोनों कभी गुलाम हो सकते थे गौरी के, लेकिन गौरी का गुलाम इल्तुतमिश नहीं बन पाया, क्योंकि उसने कीमत रखी थी 1000, और 1000 में बेचा नहीं गया था। बाद में इसको किसने खरीदा? ऐबक ने। तो गुलाम का गुलाम पेपर में आ जाएगा। गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। किसके गुलाम का गुलाम है ये? गौरी के गुलाम का गुलाम है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश बहुत लायक था, बहुत ही लायक। तभी तो देखो, बेटे को हटा दिया, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का अधिकार था ना, लेकिन बेटा लायक नहीं था, तो इसलिए दामाद का अधिकार इस पे मान लिया अमीरों ने। और अमीरों ने देखा कि ये लायक है, तो फिर ठीक है, बैठ जाएगा गद्दी पे। 1210 में, कहीं कहीं 1211 लिखा है नेट पर, किताबें 1210 के साथ जाती हैं। 1210 से 1236, तुम खुद सोचो, पीएम 5 साल का बनता है। अगर 10 साल का बन जाए, 2 बार तो करें बहुत बढ़िया पीएम, 3 बार तो बहुत ही बढ़िया, 4 बार तो बहुत गजब। ऐसा होगा नहीं ना इंडिया में, ऐसा नहीं लगता कितनी बार बने। यहाँ देखना जरा कितना लंबा कार्यकाल है, 26 साल राज किया इस आदमी ने, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इसने काम किया। इल्तुतमिश ने जब राजपाट संभाला, तो इसने चालाकी से, समझदारी से डिसीजंस लिए। और कहते हैं कि देखो, क्षत्रिय का जो काम है, हम हिंदू धर्म में भी ये पढ़ते थे ना, कि क्षत्रिय जब जब अपने काम से विमुख हुए, तब तब उन पे आपदाएं आई, चाहे अशोक रहा या कोई भी राजा रहा। तो ये क्षत्रिय था, इसने उस नीति का पालन किया। इसने जैसे ही राजपाट संभाला, देखो ऐबक मरा है, पर वो 2 आदमी अभी जिंदा हैं। कौन कौन? कुबाचा और यल्दौज। ये किसके गुलाम थे? गौरी के। इन्हीं का एक संगी साथी कौन था? ऐबक। ऐबक तो घोड़े से गिर के मर गया, वरना शायद ना भी मरता, तो उनके साथी थोड़ी मर गए। यल्दौज कुबाचा की नजरें हैं दिल्ली सल्तनत पर, क्योंकि यल्दौज के पास है गौर वाला इलाका, और कुबाचा के पास है ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है। तो यल्दौज और कुबाचा, जैसे ही उनका दोस्त मरा, तो टारगेट बनाया कि यार इस टेरिटरी को हम छीन लें, क्योंकि ये इल्तुतमिश तो कोई गुलाम गुलाम है, हमें क्या मतलब, हम तो गौरी के गुलाम है, हम, हमारा दोस्त मर गया तो उसका हिस्सा हम ही तो लेंगे अब। और यही टारगेट करते हुए देखो, कुबाचा से इस ऐबक ने अपनी बहन की शादी की थी, याद होगा ना, कुबाचा से। यल्दौज जो है ये गौर के आसपास राज कर रहा है, और अब ये टारगेट करेगा इंडिया को, क्योंकि इसका दोस्त मर गया, तो भाई जो प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त की मैं ले लूंगा। ये जो कुबाचा देख रहे हो, ये अभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके इसका जीजा था, ऐबक का जीजा, और अब इसी का तो बेटी का हस्बैंड है इल्तुतमिश, तो रिश्तेदारी है ना, घर परिवार के। बाद में अटैक करेगा, फिर बाद में ये इसको ठीक भी करेगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जिसकी नजरों में ये बात है, वो है यल्दौज। यल्दौज का क्या इच्छा है कि ये दिल्ली सल्तनत का मालिक मैं बनूं। मैं सिर्फ गौर तक सीमित क्यों रहूं, ये दिल्ली सल्तनत भी तो हमारी हेड की थी, जो हमारे पिताजी के समान थे। यल्दौज की किस्मत देखो, यल्दौज जब ये प्लानिंग कर रहा था, यल्दौज के ऊपर अटैक हो गया, खुद के ऊपर। यल्दौज यहाँ आना चाहता था, यल्दौज के ऊपर अटैक कर देता है एक आदमी जिसका नाम है ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह ये काफी ताकतवर आदमी है। तो ख्वारिज्म शाह आता है मध्य एशिया के हिस्से से, और ये आके गौर के इलाके पे अटैक करता है। ये मान लो ये गौर है, यहाँ कौन बैठा था? यल्दौज। यल्दौज यहाँ का राजा है। यहाँ पे है कुबाचा, पाकिस्तान के आसपास, और यहाँ के हिस्से पे बैठा है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को डर है, भाई मुझे खत्म करने का टारगेट बनाएंगे। चलो कुबाचा तो फिर भी रिश्तेदारी में है, लेकिन यल्दौज को मुझसे क्या लगाओ, मैं तो गुलाम का गुलाम हूँ ना, उसके दोस्त का गुलाम हूँ, तो मुझे तो खत्म कर देंगे। कुबाचा का डर उतना नहीं है जितना यल्दौज का। किस्मत ने इल्तुतमिश का साथ दिया, और यल्दौज पे आक्रमण हो गया एक आदमी का, जिसका नाम है ख्वारिज्म शाह। तो ख्वारिज्म शाह एक आदमी आ गया, ख्वारिज्म ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? यल्दौज। यल्दौज के पांव उखड़ गए, यल्दौज भाग गया, और यल्दौज भाग के, ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, 1215 की कहानी बता रही हूँ आपको। यल्दौज से यहाँ से भागता हुआ और कुबाचा को छोड़ के और यहाँ आ गया इल्तुतमिश के पास, क्योंकि बोला कुबाचा की तो भाई टेरिटरी है, मेरा संगी साथी था, और इल्तुतमिश जो है फालतू का आदमी है, ये वाला हिस्सा मैं लूंगा। और यहाँ आके उसने, और पंजाब के इलाके में, उस टाइम का पंजाब आज का हरियाणा है, पंजाब के इलाके पे आके और यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी सेना लेके आ गया, और बोला मेरा इलाका है ये। तो जैसे ये बात इल्तुतमिश को पता चली, इल्तुतमिश अपनी फौज लेके पहुंचा, बोला ऐसे थोड़ी पे घुस जाओगे, मेरा इलाका मैं रहूंगा। तो पंजाब में, आज का हरियाणा है ये, एक जगह पड़ती है करनाल, और यहाँ एक लड़ाई हुई थी तराइन। याद करो 1191 1192 तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, याद होगा ना, वही इलाका। बहुत कम लोग जानते हैं तराइन की तीसरी लड़ाई भी हुई है 1215 में। तो तराइन की 3rd लड़ाई है ये, पेपर में बहुत बार आती है और लोगों को याद ही नहीं आता। तराइन की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई है? इल्तुतमिश और ख्वारिज्म शाह। क्यों हुई है इनके बीच में? क्योंकि ख्वारिज्म शाह जो है ये ख्वारिज्म शाह नहीं, सॉरी, ये यल्दौज। ख्वारिज्म शाह तो आके बैठा है, यल्दौज इल्तुतमिश से लड़ रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे दोस्त की, मैं हूं इसका मालिक। इल्तुतमिश ने कहा यार वो तो मर गया और मैं उसका दामाद हूं, मैं रहूंगा प्रॉपर्टी पे, तू थोड़ी इसका हिस्सेदार है। पंजाब के या हरियाणा के करनाल के तराइन में तीसरी लड़ाई, और इस लड़ाई में बुरी तरह से हारा यल्दौज और मारा गया। तो इल्तुतमिश का एक दुश्मन खत्म हुआ। इल्तुतमिश के इस दुश्मन को खत्म करने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रोल ख्वारिज्म शाह का भी है। अगर ख्वारिज्म ना आता यल्दौज की प्रॉपर्टी पर, तो
यल्दौज क्यों भागता, और ना भागता तो हमेशा कोशिश करता रहता सेना बढ़ाता, अटैक करूंगा, डर रहता ना। तो यल्दौज के भागने में एक बड़ा कारण है ख्वारिज़्म शाह। इनडायरेक्टली ख्वारिज़्म शाह किसका फायदा कर गया? इल्तुतमिश का। समझ में आ गया ये? तो यल्दौज का कैरेक्टर खत्म हो गया। कौन सी लड़ाई के बाद? तराइन की तृतीय लड़ाई के बाद। अब ध्यान से देखो, यल्दौज का चैप्टर क्लोज हो गया, ख्वारिज़्म शाह यहाँ बैठ गया। ख्वारिज़्म शाह का कोई मतलब नहीं, लेकिन मन में थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं रहेगा। कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। कुबाचा की कहानी पे आते हैं। 1215 में ये हुआ। अब 1215 के बाद 1228 के आसपास की घटना है। धीरे धीरे कुबाचा भी हीरो बनने लगा, और कुबाचा जो पहले डरपोक टाइप का आदमी था, ऐबक के टाइम जो बस छोटे सी प्रॉपर्टी पर बैठा था, इसने कब्जा कर लिया लाहौर पर। इसने कहा भाई मेरी भी प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा मैं। लाहौर पहले किसके पास था? ऐबक की राजधानी थी ना, यानी इल्तुतमिश के जो ससुर हैं उसकी प्रॉपर्टी पर उनका एक दोस्त आके बैठ गया। तो पहला हक तो इल्तुतमिश का है। जब उसने लाहौर पे कब्जा कर लिया, सिंध मुल्तान के बाद लाहौर, तो इल्तुतमिश ने कहा भाई गड़बड़ है, ये रिश्तेदारी बेशक होगी लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है, इसके इरादे ठीक नहीं है। आज लाहौर कल दिल्ली पे टारगेट बना लेगा। यल्दौज तो मर गया, लेकिन कुबाचा भी तो बीच में आ गया ना। तो इसने बहुत समझदारी से इल्तुतमिश ने अपनी सेना भेजी, 2 सेना भेजी, एक मुल्तान और एक सिंध। दोनों सेनाएं जीत गई, और जीतने के बाद कुबाचा को इतनी शर्म आई, पहले इसने लाहौर छीन लिया था इससे, फिर अपनी सेनाएं भेजी कि ये इस लायक ही नहीं है कि ये अपने उस इलाके में भी बैठे जो इसको फ्री में मिला हुआ था, क्योंकि इसने तो तीसरे हिस्से की कोशिश कर ली। तो लाहौर पहले वापस छीन के जो इसने बढ़ाया था, और अपनी दोनों ताकतवर सेनाएं कुबाचा के सिंध और मुल्तान पे भेजी, इस पे अटैक करवाया। बढ़िया वाली लड़ाई हुई, कुबाचा हारा, और कुबाचा को अपने आप पे शर्म आई कि मैंने क्यों इतनी बेवकूफी भरी हरकत की, मैं ठीक ठाक अच्छा खासा बैठा हुआ था यहाँ, क्या जरूरत थी मुझे इसके लाहौर को अटैक करने की। और शर्म से इसने नदी में कूद के, सिंधु नदी में कूद के अपने आप आत्महत्या कर ली, शर्म से। याद है एक और राजा ने भी आत्महत्या की थी, जयपाल, याद करो, हिंदू राजा था जिसने नदी में कूद के आत्महत्या की थी। क्यों? क्योंकि वो गजनवी से हारा था। सुबुक्तुगीन से जीता था, लेकिन गजनवी से हारा, और हार के उसने आत्महत्या की थी। ये दूसरा कैरेक्टर है जिसने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो हार गया, और हार की उसने बेइज्जती मानी। तो कुबाचा अगर अपनी प्रॉपर्टी पे बैठा रहता तो इल्तुतमिश कुछ भी ना कहता शायद, क्योंकि इल्तुतमिश ने देखो 1215 से 1228 कितने साल तो बीत गए, लेकिन इसने ज्यादा अपनी कोशिश की और कोशिश के चक्कर में मारा गया। ना ये लाहौर पे अटैक करता, ना ये नजरों में आता है इल्तुतमिश की में। ठीक है, तो देखो इसके 2 दुश्मन खत्म हो गए। यल्दौज के खात्मे में एक छोटा सा रोल किसका है? ख्वारिज़्म शाह का, क्योंकि वो अटैक ना करता तो क्यों ये भागता। तो ये भी खत्म हो गया 1215 में तराइन में। और कुबाचा ने गलती क्या की? लाहौर पे अटैक किया। तो फिर लाहौर तो छीना ही छीना, इसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली, और बाद में फाइनली इसको आत्महत्या करके अपनी लाइफ जो है वो खत्म कर दी। ये 2 कैरेक्टर हट गए। अब ध्यान से देखो, ये पूरी टेरिटरी का मालिक कौन बन गया? इल्तुतमिश, क्योंकि इसको लाहौर भी मिल गया, सिंध भी मिल गया, मुल्तान भी मिल गया। लेकिन अब इसकी इच्छा जो है वो ये है कि कहीं मेरे ऊपर, कुबाचा और यल्दौज तो नहीं है, लेकिन यल्दौज की प्रॉपर्टी पे जो आके बैठा है कहीं वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि भाई हर आदमी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो देखो क्या हुआ, अब इसकी किस्मत कैसे साथ देगी। यहाँ मान लीजिए ख्वारिज़्म शाह है, ये ख्वारिज़्म शाह कहाँ बैठा है? ये यल्दौज की प्रॉपर्टी पर। कौन सी प्रॉपर्टी? गौर। इसने तो भगाया था यल्दौज को, और यहाँ भारत से लगते पूरे इलाके पर, ये पूरी टेरिटरी, ये पूरा लगभग हिस्सा, यहाँ कौन बैठा है? इल्तुतमिश ये मत सोचो कि खाली बैठा है। इस दौर तक आते आते इसने बंगाल, अजमेर, और ये अपना दिल्ली, पूरा पंजाब, हरियाणा, और पूरी टेरिटरी, पूरी बेल्ट मान लो, ये सारी इसकी थी। सिंध, लाहौर, मुल्तान, पूरा पाकिस्तान का इलाका हो गया। इंडिया में आए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अजमेर, राजस्थान, बंगाल तक की टेरिटरी, पूरी बेल्ट इसके पास थी। यूपी का इलाका भी पूरा इसने कब्जे में ले लिया। तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? इल्तुतमिश। अब इसके सारे शत्रु खत्म है, यल्दौज भी, कुबाचा भी, लेकिन ख्वारिज़्म शाह गड़बड़ कभी कर सकता है। ये तो हमेशा गड़बड़ होती है ना, राजा तो ऐसे ही काम करते हैं। इसकी किस्मत देखो, 1221 में इस ख्वारिज़्म शाह के ऊपर एक अटैकर आया, बहुत भयानक आदमी, जिसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान, द ग्रेट खान भी कहलाता है ये, चंगेज खान। और आप जानते होंगे ये मंगोल है। मंगोल बर्बर जाति के लोग थे, ये भी मुस्लिम हैं, लेकिन बर्बर जाति के। शहर के शहर जला, गांव के गांव में आग लगा देते, लोगों को काट देते, जिंदा आदमियों को, औरतों को, बच्चों को। इनको किसी से कोई लगाव नहीं, ये बहुत ज्यादा बर्बर थे। तो इनका ना ये था कि इतना डर था कि अगर पता चलता कि मंगोल आ गए तो लोग भाग जाते, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, अपने गाय भैंस सोना सब पड़ा रहे, जान बच जाए, लोग जंगलों में भाग जाते। जब कौन अटैक करता? चंगेज खान, द ग्रेट खान। 1221 में ये चंगेज खान, बताऊं तुम्हें, तो चीन की महान दीवार पता होगी ना, आज भी अजूबों में गिनी जाती है। उस महान दीवार को रौंद के चीन को खत्म कराया था ये उस टाइम पे। तो चाइना पे इसने ऐसा अटैक किया कि उस दीवार का भी बचाव नहीं हुआ, दीवार को रौंद दिया, तोड़ दिया, और उसकी भयानक सेना उनके देश में घुस गई, उनको खूब मारा। तो ये ऐसा नहीं कि ये एक कहीं एरिया, जगह जगह अटैक करता, धन लूटता था, लोगों को जिंदा जलाता, शहर के शहर जलाता। तो ऐसे ही कभी ये करते करते यात्रा अपनी अटैकिंग मोड में था चंगेज खान। और किसको टारगेट बना लिया? गौर को। गौर मतलब कौन? राजा ख्वारिज़्म शाह। जैसे ही चंगेज खान का अटैक हुआ तो ख्वारिज़्म शाह भी डर गया, टक्कर लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसका तो बोलबाला था कि बहुत ताकतवर है, बहुत तगड़ा आदमी है। तो चंगेज खान के अटैक और ख्वारिज़्म शाह की लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका असर हमारे ऊपर भी आएगा। क्योंकि अगर चंगेज खान यहाँ पे आ गया और ये भागा तो ये कहाँ भाग के जाएगा? इसका टारगेट क्या होगा? इधर भागना। तो इसका असर हमारे ऊपर तो आएगा ही आएगा, ये बात सब जानते थे। ये हुआ भी यही, चंगेज खान आया, मध्य एशिया पूरा रौंदता हुआ, ख्वारिज़्म शाह के ऊपर अटैक। ख्वारिज़्म शाह का बेटा था मंगबरनी, इसके बेटे का नाम था मंगबरनी, कहीं मांगबरनी भी लिखा हो, यही है मंगबरनी। अब जैसे इसका अटैक हुआ ना, मंगबरनी भागा कि भाई कौन हमारी मदद करेगा, आसपास का बड़ा राजा कौन। तो इस टाइम तक बड़ी टेरिटरी किसकी थी? इल्तुतमिश। मंगबरनी जो ख्वारिज़्म शाह का बेटा है, फटाफट से गया इल्तुतमिश के पास, और इंडिया की टेरिटरी पे आके उसने अपना एक मैसेंजर, एक दूत भेजा, और बोला यार पूछ क्या कि क्या हमें शरण दे देगा कुछ दिन के लिए, कुछ दिन कुछ महीने रहने देगा इल्तुतमिश। ये कहानी
कहानी जो बता रही हूँ 1221 की है। अब वो दूत जब इल्तुतमिश के दरबार में गया ना, कायदा क्या कहता है, इल्तुतमिश का कहीं ना कहीं फायदा किसने किया था, ख्वारिज़्म शाह ने। कैसे? अगर ये अटैक ना करता, यलदौज ना भागता तो उसके पैर ना उखड़ते, और पैर ना उखड़ते तो तराइन की तीसरी लड़ाई क्यों होती और क्यों वो मारा जाता। यानी कहीं ना कहीं फायदा हुआ था इल्तुतमिश को ख्वारिज़्म शाह के अटैक का, जो इसने यलदौज पे किया था। अब कायदे से तो ये और ये दोस्त होने चाहिए ना भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही तो होता है। इसका दुश्मन कौन था? यलदौज। उसका दुश्मन था ये। कायदे से दोनों दोस्त, लेकिन इल्तुतमिश महाचालाक समझदार आदमी है। जब इसके बेटे का दूत गया ना मंगबरनी का कि भाई ऐसे ऐसे हमारे ऊपर चंगेज खान का आक्रमण हो गया, मंगोल बर्बर जाति का, सब जानते थे, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी टेरिटरी में मत घुसना और मैं तुम्हें यहाँ शरण बिल्कुल नहीं दूंगा। खूब समझाया, खूब कहा कि यार देख हम दो मिलकर लड़ लेंगे, कुछ मतलब मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं ना तुम्हारे आगे ना पीछे, तुम जाओ मरो मुझे कोई मतलब नहीं। इसके दूत का मर्डर कर दिया। मैसेंजर को मर्डर करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इल्तुतमिश चालाक है और उसने मंगबरनी की सहायता करने से मना कर दिया। इसका बहुत लेटर स्टेज में फायदा मिलेगा इसको। तो ये सिंधु नदी तक आया था, ये जो मंगबरनी था ना, सिंधु नदी, और उसका दूत आया था इंडिया में। तो वो पीछे पीछे ख्वारिज़्म शाह तो गायब भी हो गया, कहीं छुप गया, तो पीछे पीछे इसका पीछा करते करते कौन आ गए? चंगेज खान, मंगोल आ गए। और मंगोल सिंधु नदी पे आए, और सिंधु नदी से पता चला, जैसे पूछताछ की, हाँ भाई यहाँ गया था आदमी, तो सिंधु नदी पे पता चला कि जी यहाँ गया तो था, लेकिन यहाँ के राजा ने तो उसकी मदद ही नहीं की, इल्तुतमिश। यानी सिंधु नदी के मुहाने, सिंधु नदी के तट पर आके चंगेज खान की सेना जो थी ना, देखो इंडिया छोड़ के और वापस चली गई चाइना की तरफ। तो हम बच गए, इसके गुस्से का शिकार बना होगा चाइना, हम बच गए, हम सेफ एंड रह गए। तो लॉन्ग रन में इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं भारत का फायदा किया। यानी अगर आ जाता तो न जाने कितने शहर कितने गांव बर्बाद करके जाता ये। तो इसके आने से रोकने का तरीका क्या था कि जिसके पीछे ये भागा उसको घुसने मत दो। तो इल्तुतमिश ने चालाकी दूरदर्शिता दिखाई, और सिंधु नदी के तट से कौन लौट गए? चंगेज खान, या कह लो मंगोल। तो हम मंगोल आक्रमण से बच गए। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। ये होता है टाइम पे सही डिसीजन लेना। अगर ये थोड़ी सी गलती कर देता तो फिर ये खुद तो मरता ही मरता, हो सकता है इंडिया का इतिहास कुछ और होता, और फिर चंगेज खान कितना नुकसान करके जाता किसको पता। तो इंडिया पर, दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान के आक्रमण को रोकने वाला राजा कौन बन गया? इल्तुतमिश। 1221। इसने धीरे 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 अपनी कितनी बढ़िया पैठ बना ली। देखो 1210 में ये राजा बना, 1215 हमने पढ़ा तराइन की लड़ाई, 1221 मैंने मंगोल पढ़ाया, 1228 मैंने आपको बताया कैसे कैसे इसने कुबाचा को भी खत्म कर दिया। ये सब धीरे धीरे हो रहा है, एकदम से काम नहीं होता। 1229 इसके लिए अनलकी साल रहा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेटा जिसका वंशज बनना था वो एक्सपायर हो गया। इसका बड़ा बेटा 1229 में, नासिरुद्दीन नाम था उसका, बड़ा बेटा मर गया, और उसके मरने के बाद इसने दिल्ली में पहला मकबरा बनवाया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का राजा है, जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अभी भी है, सुल्तानगढ़ी एक जगह है, सुल्तानगढ़ी, गढ़ होता है ना किला या एरिया, और सुल्तान राजा का नाम था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा आज भी है, मेहरौली के आसपास के इलाके में पड़ता है। ये किसका मकबरा है? ये इंडिया में बना पहला मकबरा है। एग्जाम में पूछेंगे भारत में पहला मकबरा कौन सा बना, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। किसके लिए? अपने बड़े बेटे के लिए। तो कभी लकी कभी अनलकी भी ऐसे साल रहे। ये ऐसा पहला आदमी है जिसने टारगेट बना लिया कि मुझे अपनी टेरिटरी को बहुत बढ़ाना है, और इसके लिए मुझे अपने खलीफा से परमिशन लेनी है। ध्यान से सुनो, इसने खलीफा से परमिशन ली। खलीफा याद है, जो हेड था पूरी दुनिया की टेरिटरी, मुसलमानों की टेरिटरी का हेड था खलीफा। इससे इसने परमिशन ली, किस काम के लिए? कि मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान की उपाधि चाहता हूं। तो सुल्तान की उपाधि हासिल की। किसने की है पहली बार? इससे पहले वाले ने काम तो किया था, लेकिन अपने आप को सुल्तान नहीं, उसने कहा था मैं सिपह सालार हूं, मलिक हूं। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की खलीफा से, विद परमिशन काम कर रहा है। अब इसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता तू कैसे बन गया। गुलाम का गुलाम है, पर कितना तेज दिमाग है, दिल्ली सल्तनत का मालिक है। अपनी टेरिटरी को बढ़ा बढ़ा के, ये देखो मुल्तान, सिंध, कितने सारी बड़ी टेरिटरी इसके हाथ में है। सिंध, मुल्तान यानी पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा इसके पास है, दिल्ली इसके पास है, अजमेर, राजस्थान इसके पास है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये लगा लो मुल्तान को अगर मैं ड्रॉ करूं, मुल्तान तो यहाँ पाकिस्तान से बंगाल तक इसका इलाका है। ये पूरी बेल्ट जो है ना, इसका मालिक है ये अकेला, विदेशी है। और देखो कैसे इस टेरिटरी का मालिक बन गया। कौन है ये? इल्तुतमिश। तो बगदाद के खलीफा से परमिशन लेना भी इसको फायदेमंद रहा, क्योंकि अब लोगों को लगा कि यार ये परमिशन के बाद बना हुआ आदमी है, हम कुछ कह नहीं सकते। सबने मन से इसको अपना राजा मान लिया। धीरे धीरे विद्रोह जो थे वो धीरे धीरे करके देखो कैसे इसने अपने रास्ते के सारे जितने कांटे थे सब खत्म कर दिए। यलदौज, कुबाचा, ख्वारिज़्म शाह, मंगबरनी, और अपने आप को किससे बचा लिया? मंगोलों के आक्रमण से। कौन सी नदी से वापस लौटे? सिंधु नदी से। तो इसकी दूरदर्शिता, इसकी प्लानिंग का हिस्सा था, जिस कारण ये बड़ा आदमी बना। अब इसने सिर्फ इतना करना नहीं होता, इसके बाद होता है कि आप काम भी करें। राजा बन जाना ही बड़ी बात नहीं होती, पीएम बन जाना बड़ी बात नहीं है, पीएम को काम भी करने पड़ते हैं। तो इसको काम भी करने थे। इसके ध्यान से काम सुनो, इसने बहुत समझदारी से कुछ काम किए, जिसके कारण ये इतने साल टिक पाया। तो पहला इसका काम क्या है? इसने सबसे पहले प्लान किया कि यार मैं एक आदमी हूं, एक आदमी का दिमाग एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन में ही समझ सकता है, सोच सकता है, लेकिन जब भी राजपाट संभालना होता है तो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए आदमी को। वो बहुत क्विक डिसीजन लेने में उसकी कहीं ना कहीं पारंगतता होनी चाहिए। तो इसको लगा यार मैं एक आदमी अकेला मैं क्या क्या करूंगा, मेरे पास कोई बहुत बढ़िया सलाहकार होने चाहिए, जिनसे मैं अपनी बातचीत को कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकूं। कितनी बार देखो हमारे साथ भी होता है ना, जब हम एक डिसीजन नहीं ले पाते तो हम 4-5 लोगों से सलाह लेते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या करना ठीक रहेगा क्या नहीं। अब ये सोचो हमें तो राजपाट थोड़ी करना है, हमें तो छोटे काम करने हैं। जिसको राजपाट संभालना है तो उसको तो बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, और इसका एक छोटी सी गलती, अब अगर ये ख्वारिज़्म शाह के बेटे को शरण दे देता तो कितनी बड़ी गलती हो जाती ना। ऐसे कई इंडियन राजाओं ने की थी, इसने नहीं की वो गलती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसने कहा मेरे बढ़िया सलाहकार होने चाहिए, और इन सलाहकारों के लिए इसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है चालीसा। हम कहते हैं, वैसे उसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तुर्की थे ना ये, तुर्कान ए
चहलकानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 40 ऐसे तेज दिमाग लोगों का ग्रुप जो बहुत क्विक डिसीजन ले सकते हैं, सही दिशा में सोच सकते हैं, पॉलिटिकली जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जिनकी कमांड है, जिनकी समझ है, जिनको पता है कि क्या राजा को कब डिसीजन लेना चाहिए। तो 40 ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, सलाहकार, ताकि तुम्हें याद रहे। इसको ऐसे नहीं देंगे एग्जाम में, ये सिर्फ तुम्हारे आसान दिमाग में बैठाने के लिए था। ये आएगा एग्जाम में। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, किस आदमी ने ये गठन किया है? इल्तुतमिश ने। तो इसी से देख लो कि 40 लोगों की सलाह करता था ये काम करने से पहले, सब काम प्लानिंग से करता था। दूसरा काम, इसने जो स्थापत्य था पिछला, उसने याद है एक बड़ी सी मीनार बनवाई थी। कौन सी मीनार की पहली थी ये मंजिल? कुतुब मीनार। किसके नाम पर थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार। एक ने कमेंट किया होता कि मैम सबसे बड़ी बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा, आपने कुतुब मीनार क्यों बताई? अरे भाई बुर्ज खलीफा तो रिहायशी है ना। अगर मीनार में कोई रहता थोड़ी है। मीनार और रिहायशी बिल्डिंग अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे बड़ी अगर इमारत कहेंगे तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन अगर कहेंगे मीनार तो फिर यही कुतुब मीनार है। जम की मीनार की कॉपी है अफगानिस्तान वाले की। तो कुतुब मीनार की एक मंजिल हुई थी, इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का काम करवाया, यानी स्थापत्य पे भी काम किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा करवाया। ये अगर पूछे पूरा किसने करवाया तो इसका नाम आएगा। शुरू करवाया पहले ने, इसने निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इन शब्दों से एग्जाम में आंसर बदल जाते हैं। वो कहेंगे निर्माण कार्य की शुरुआत किसने की? तो ऐबक। लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया? ये कराया इल्तुतमिश ने। इसके बाद भी निर्माण हुआ, क्यों? कारण बताया था मैंने, कैसे बिल्डिंग में फर्क पड़ गया था जब यहाँ पे बिजली गिर गई थी, तो चौथे वाली मंजिल टूट गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने चौथे के साथ पांचवी भी बनवा दी। प्लान नहीं था लेकिन बनवा दी। फिर कभी भूकंप आया और उस कारण से बिल्डिंग टूटी, तो फिर उसके ऊपर छतरी लगवा दी। कई नाम लिखवाए थे, आपको सब पढ़ लेना वापस। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इसने। तीसरा, इसने अपने बेटे की याद में एक मकबरा बनवाया। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये दिल्ली का या कह लो भारत का पहला मकबरा है, क्योंकि अब तक तो मुस्लिम कम्युनिटी थी ही नहीं। इससे पहले तो मुसलमान एक दो ही तो थे और वो बाहर के थे, उनके मकबरे बाहर हैं। तो यहाँ पे कहें कि दिल्ली का पहला मकबरा तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसका बेटा है ये बेटा है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश की समझदारी से इसकी टेरिटरी बढ़ती गई और इसने बगदाद के खलीफा से परमिशन ली, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। बहुत बड़े अचीवमेंट है ये। इससे पहले वाला तो गुलाम ही था, लोगों के लिए गुलाम था, लेकिन इसने चौथी अचीवमेंट क्या है? बगदाद के खलीफा से परमिशन लेना। ये पॉजिटिव पॉइंट गिना जाता है इसका, कि इसको पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मान लिया कि हाँ भाई ये परमिशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है, बगदाद के खलीफा से। अब इसने कौन सी उपाधि ग्रहण कर ली? सुल्तान। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब तक तुमने ये उपाधि सिर्फ सुनी थी, इसने ग्रहण की है। तो सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला आदमी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। कौन है फिर ये है इल्तुतमिश। अब बहुत ध्यान से दो बातों को सुनना। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, और कह दें दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। एक शब्द से आंसर बदल जाता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कहे जिसने राज चलाया तो वो था ऐबक, लेकिन उसने याद करो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा इल्तुतमिश। अब जो समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को, वो दोनों में ऐबक टिक कर देंगे। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी ऐबक को कहेंगे और शासक भी। शासन चलाया पर ना परमिशन ली थी बगदाद के खलीफा से, और ना ही उसने उपाधि धारण की, ना ही सिक्के चलाए। याद होगा ना, राजा की पहचान होती है सिक्के। याद करो एंशिएंट इंडिया में कुमार देवी के, चंद्रगुप्त के, सबके सिक्के चलते थे। चाहे वो सातवाहन थे, चाहे वो शक थे, सबके सिक्के चलते थे। आज भी ये कहावत है कि भाई इसका तो सिक्का चलता है, इसका मतलब होता है वो टेरिटरी आपके अंडर है। ये कहावत है, मतलब आपकी वहां चलती है। तो ये ऐसा राजा सुल्तान है जिसने अपने टाइम में अपने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। अरब कंट्रीज में जो चलते थे ना अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए हैं? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने ना सिक्के चलाए, जो चल रहा है चलने दो, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं। कौन था ये शासक था। सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। अब ध्यान से सुनना, अरबी सिक्के दो हैं, एक का नाम है जीतल, पेपर में आते हैं ये, और एक है टका। कहीं कहीं टका भी लिखा है बिंदी लगा के। जीतल और टका दो अलग क्यों है? जो जीतल है ना ये तांबे का सिक्का है, और जो ये टका है ये चांदी का सिक्का है। आज भी बहुत बड़े बूढ़े लोग कहते हैं ना कि 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम बात करते हो। जो पुराने टाइम के लोग हैं उस तरह की बातें करते हैं। ये टका देखो चांदी का था। टका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इससे पहले टका नहीं था, फिर लेटर स्टेज तक भारत सरकार के टाइम तक टका चलता रहा। तो 2 टके की बात, इसलिए 2 टके की राय देते हैं। टका मतलब है एक मुद्रा चांदी की। पेपर में भूलोगे जिसमें त आएगा ना वो तांबे की है, टका चांदी की है। तो टका क्या है? चांदी की मुद्रा, और जीतल क्या है? तांबे की मुद्रा। किसने सिक्के हैं ये? 175 ग्रेन का इसका वेट था। किसने चलाई ये चलाए हैं इल्तुतमिश ने। तो सोचो जिसका सिक्का चल रहा है, जिसने उपाधि धारण की, जिसने 40 लोगों का गठन कर लिया, तो सिस्टमैटिक प्लान तरीके से काम कर रहा है ना, इसलिए लंबा टिका। 1210 से 1236 तक इसने राज किया और खूब बढ़िया अपनी पूरी टेरिटरी चलाई, बढ़िया जमा ली इसने। इसके सिक्के चलते थे, इसके नाम से लोग भाई हमारा जैसे खुतबा पढ़वा लिया, सारे ऐसे काम किए जो सिस्टमैटिक तरीके से राजा को करने चाहिए। इसीलिए ये दिल्ली का पहला सुल्तान कहलाता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। इसी ने स्थापना की है। रियलिटी ये है कि इसके बाद लोगों ने मान लिया कि ये राज करेंगे, इनकी पीढ़ियां राज करेंगी। इससे पहले वाला तो थोड़ा डरपोक तो था, दिल्ली सल्तनत का मालिक, लेकिन राजधानी कहां थी? लाहौर। कब दिल्ली में टिका? उसके मन में हमेशा क्या था? यल्दौज अटैक ना कर दे, कुबाचा अटैक ना कर दे, थोड़ा डर के रहा। 2 साल बाद तो उसने दास्ता से मुक्ति का पत्र लिया कि भाई मुझे प्लीज परमिशन का लेटर दे दो। आपको सोचो कैसा सुल्तान था। सुल्तान नहीं बना, पहला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। पहला वास्तविक, अगर कहें संस्थापक, पेपर में आएगा, संस्थापक कहेंगे तो शासक ऐबक है, लेकिन कहें वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत में जिसकी पैठ बनी वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत बढ़िया 26 साल काट गया, कोई भी लायक बेटा नहीं था। इसलिए अपने जीते जी अपने पीएम को बोला कि मेरी बेटी अगली शासिका बनेगी। बहुत बड़ी बात है, मुस्लिम कम्युनिटी में पहली और आखिरी इकलौती महिला शासिका रजिया सुल्तान, नाम आपने सुना होगा, रजिया सुल्तान बनी। और रजिया सुल्तान वो महिला है जो सिर्फ एक कमी जिसमें थी, उसका महिला होना। ये लिखा है एक राइटर ने उसके टाइम में कि उसके अंदर जितनी अच्छाइयां थी